जय हिंद मेरे विद्यार्थियों हमने पिछले पार्ट में कूलाम के नियम पर चर्चा किया था और कूलाम का नियम क्या होता है हमने उसको सिद्ध किया था। ठीक है, इस पार्ट में हम कूलाम के नियम से संबंधित कुछ क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। कूलाम के नियम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कूलाम के नियम से संबंधित एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, 3 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश, कितने 2 आवेश दिए हैं, जिनका आवेश कितना है 3 माइक्रो कूलाम। ठीक है, वायु में एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है, उनके बीच लगने वाले किसी गणना करनी है, कूलाम बल की गणना करनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन जो दिया रहता है उसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी रहता है कि आपको दिया क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले दिया क्या क्या है और आपको ज्ञात क्या करना है, और तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपका सूत्र कौन सा प्रयोग किया जाना है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या क्या है आपके पास, सबसे पहले लिखेंगे आपके पास जो दिया है। ठीक है, देखिए 3 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश, एक को Q1 मान लेते हैं, एक को Q2। क्यों, ठीक है ना, क्योंकि कूलाम के लिए में 2 आवेश हम यूज करते हैं, एक को Q1 एक को Q2 मानते हैं। ठीक, तो दिया हुआ है आपके पास Q1 और Q2 दोनों बराबर दिया हुआ है, समान आवेश दिया हुआ है। 3 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश दिए थे, Q1 और Q2 बराबर कितना दिया हुआ है, 3 माइक्रो कूलाम दिया है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइक्रो कूलाम दिया है, माइक्रो कूलाम को हमको बदलना पड़ेगा कूलाम में, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, 10 की घात -6 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इसमें। तो इसमें हम 3 गुणे 10 की घात -6 का जब गुणा कर देंगे तो यही माइक्रो कूलाम कूलाम में बदल जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए क्या करने है, ये दिया हुआ है वायु में एक दूसरे से दूरी, कितनी दूरी पर स्थित है, दोनों 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो दूरी को हम दर्शाते हैं किससे, मान लीजिए स्मॉल आर से दर्शाते हैं। स्मॉल आर दूरी कितना दिया हुआ है, 0.15 मीटर, ये आपके पास दूरी दी हुई है। ठीक है, अब क्या निकालना है, उनके बीच लगने वाले कूलाम बल, मतलब हमको F का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, F का मान निकालना है। ठीक है, तो कूलाम बल की हमको गणना करनी है। ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है बल कैपिटल F बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम इसको सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे, अब हम इसको देखिए सूत्र कौन सा प्रयोग, कूलाम के नियम में हमने क्या पढ़ा था, F बराबर क्या पढ़ा था, 9 गुणे 10 की घाते 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, ये सूत्र हमने पढ़ा था कूलाम के नियम में। अब इस सूत्र का हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। सबका मान रख देते हैं यहाँ पे आगे। देखिए F बराबर क्या दिया हुआ है आपके पास, 9 गुणे 10 की घाते 9, तो 9 गुणे 10 की घाते 9। ठीक है, अब देखिए गुणा, ये बीच में कुछ नहीं तो गुणा माना जाएगा। Q1 और Q2 का मान क्या दिया हुआ है, सेम यही दिया हुआ है, Q1 का भी मान और Q2 का भी मान, दोनों आवेश बराबर दिए हुए। ठीक है, तो Q1 की जगह भी यही मान रखेंगे और Q2 की जगह भी यही मान रखेंगे। ठीक है, तो रख दीजिए 3 गुणे 10 की घाते -6, और एक बार और लिख देते हैं 3 गुणे 10 की घाते -6। ठीक, अपान R स्क्वायर, R का मान आपके पास कितना दिया हुआ है, 0.15 मीटर, तो 0.15 स्क्वायर लगा हुआ, तो हम स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपके पास। ठीक है, तो देखिए F बराबर जो जितनी भी संख्याएं हैं इनका हम क्या कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 9 त्रिक 27 और 27 तिया 81, तो हमने लिख लिया 81 गुणे जिनके जिनके 10 की पावर है, आधार समान है, सभी की घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए आधार 10 है, तो यहाँ पे सभी की जितनी भी घातें हैं 10, एक ये है, एक ये है, एक ये, सबकी घातें जोड़ दीजिए 9 प्लस इसकी घात कितना है -6, तो -6, इसकी घात कितना है -6, तो प्लस -6। ठीक है, अपान ये 0.15, ये पूरे का अपान हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी यहाँ पे लिखा रहता है वो ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होता है, उसका गुणा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 0.15 का स्क्वायर, 0.15 का जब 0.15 में गुणा करेंगे तो 15 कितना हो जाता है, 225, और यहाँ पे 2 है मतलब एक 2 अंक पहले समलव है, और यहाँ पे स्क्वायर है मतलब 4 अंक पहले समलव लग जाएगा, 1 2 3 और एक अपने से 0 लगा लेंगे, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, दशमलव, शुरू में 0 लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। F बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, 81 गुणे 10 की घात, ये क्या है 9, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 6, प्लस माइनस -6, अपान देखिए इसको हम दशमलव जब हटाएंगे तो इसको लिख देंगे 225 अपान 10 की घाते, देखिए कितने कितने दशमलव के कितने अंक, दशमलव के बाद कितने अंक है ये हमको जानना जरूरी है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है, 10 की घाते हम 4 लगा देंगे। दशमलव के बाद जितने भी अंक रहेंगे उतने ही जीरो नीचे आ जाते हैं एक के बाद, ये चीज ध्यान रखना है आपको। दशमलव के बाद 4 अंक है, 10 जाते 4 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। F बराबर 81 गुणे 10 की घाते, देखिए 9
माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस हो जाता है, 6 से कितना हो जाएगा 12 अपान 225, ये बटे के बटे में जो रहता है ये सबसे ऊपर चली जाती है, कहाँ चली जाती है संख्या सबसे ऊपर, तो ये ऊपर चली जाएगी 10 की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, f बराबर 81 गुणे 81 गुणे क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 10 की घाते, ये 9 में से 12 घटेगा नहीं तो 12 में से 9 घटे 3 हो जाएगा, अब बड़ी संख्या पहले माइनस तो माइनस लग जाएगा, गुणे 10 की घाते 4 बटे 225 इतना आया आपके पास। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए f बराबर कितना हो जाएगा, 81 रहने देते हैं, ठीक है, और 10 की घाते 4 रहने देते हैं, और ये 225 गुणे ये 10 की घाते -3 है, जब ये 10 की घाते -3 नीचे आएगा तो 10 की घाते कितना बचेगा 3 बचेगा, माइनस हट जाता है। ठीक है, 10 की घाते 3, ये 10 की घाते 3 है, 10 की घाते 4 है, तो ये 10 की घाते 3 ये कट गया, केवल 10 बचेगा यहाँ पे, तो f बराबर कितना हो जाएगा 81 गुणे 10 बटे 225। ठीक है, तो f बराबर इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 810 गुणे 225। अब इसमें इसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, क्या कर देंगे भाग दे देंगे, जो कटे पीछे काट पीट दीजिए, 5 7 दूना 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18, 4 22, 9 पन्ना 45, ये कट जाएगा 9 नमा 81। ठीक है, और क्या कटेगा 5 25, 5 1 5, 4 5 8 40, तो 18 बटे 5, 18 में 5 का भाग दे दीजिए, 5 तिहाई 15 दशमलव आ जाएगा, 6 5 का 30, और बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, केवल जो जो दिया है वो रख देना है और ये सूत्र लगा देना है, सूत्र में मान रख देना है और नॉर्मल तरीके से उसको हल कर लेना है, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों अब हम कूलाम के नियम की सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। कूलाम के नियम के कुछ लिमिट्स है, कुछ सीमा है, केवल उन्हीं के लिए कूलाम का नियम लागू होता है, सबके लिए कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। कौन कौन सी लिमिट्स है, पहली सीमा यह है कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, केवल जो आवेश, जैसे हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था, दो बिंदु आवेश दिया था हमने, एक को लिया था Q1 और एक को लिया था Q2, तो केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है कूलाम का नियम, बाकी के लिए सत्य नहीं होता है। ठीक है ना, और क्या बोल रहा है, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए, किसके लिए, स्थिर आवेशों के लिए, हमने क्या लिया, दो स्थिर बिंदु आवेश दिया था, मतलब स्थिर होना चाहिए, एग्जैक्ट पॉइंट पर होना चाहिए, है ना, तो कूलाम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। तो दूसरा आपका ये हो गया, गतिशील आवेशों के लिए सत्य नहीं होता, जो भी बिंदु आवेश जो गतिशील रहते हैं आवेश, उनके लिए कभी भी सत्य नहीं होता है ना, जो स्थिर बिंदु आवेश है केवल उन्हीं के लिए सत्य होता है कूलाम का नियम। तीसरा कौन सा है आपका, यह नियम अधिक दूरियों के लिए कभी भी सत्य नहीं होता, मतलब 10 की घाते -15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, इससे मतलब अधिक दूरी होना चाहिए, 10 -15 मीटर से कम की दूरी नहीं होनी चाहिए, 10 -15 मीटर से अधिक की दूरी होना चाहिए, तभी कूलाम का नियम आपका सत्य होता है, बाकी सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कुछ लिमिट्स हैं कूलाम के नियम की, इनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कभी कभी पूछी जा सकती है 1-2 नंबर में, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विद्यार्थियों अब हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। नया टॉपिक आपका क्या है, अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। देखिए अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है। ठीक है, तो अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अपेक्षिक विद्युतशीलता। अपेक्षिक विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन आर से भी दर्शाते हैं। ठीक है, या इसी को बोल देते हैं परावैद्युतांक, और परावैद्युतांक को हम किसे दर्शाते हैं, के से दर्शाते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी चीज को हम गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और वायु निर्वात की एप्सिलॉन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक को हम दर्शाते हैं के से, किसे दर्शाते हैं, के से, इन दोनों का अनुपात, अनुपात मतलब एप्सिलॉन, और अनुपात का मतलब होता है अपान लगा के हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अपेक्षिक विद्युतशीलता, इसी को हम एप्सिलॉन आर भी बोल सकते हैं। तो ये चीज हमने परिभाषा के अनुसार इसको गणितीय रूप में ढाल दिया। ठीक है, गणितीय रूप में हम कुछ ऐसा इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। के बराबर क्या हो जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता ये, ठीक है, और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता ये, इन दोनों का अनुपात, अनुपात मतलब होता है ये, बटे
अनुपात मतलब एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब होता है आप बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, सेम चीज है, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अनुपात का मतलब वही चीज होता है बटे के रूप में। तो के बराबर ये, जब यहाँ से एप्सिलॉन का मान निकालेंगे हम तो इसका इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से ये भी परिभाषा इसकी, इसके सूत्र को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका क्या हो गया, अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक का सूत्र यहाँ से निकल कर आ गया, ठीक है। अब इस सूत्र के प्रयोग से हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए, अपेक्षित विद्युतशीलता या परावैद्युतांक से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, पानी का परावैद्युतांक कितना दिया हुआ, आपके पास 80 दिया हुआ है, ठीक ना। उसकी विद्युतशीलता कितनी होगी हमको इसमें निकालना है। देखिए इसमें दिया क्या हुआ है, आपके पास जो दिया है वो सबसे पहले लिखेंगे। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है दिया है, आपके पास क्या दिया हुआ है, पानी का परावैद्युतांक आपके पास 80 दिया हुआ है। परावैद्युतांक को अभी हमने देखा किसे दर्शाते हैं, हम के से दर्शाते हैं परावैद्युतांक को। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास के बराबर कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको निकालना है उसकी विद्युतशीलता कितनी होगी। तो विद्युतशीलता का सूत्र आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। विद्युतशीलता का हमने सूत्र कौन सा यूज किया है, सूत्र हम यूज करेंगे एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। ये सूत्र हमने किया, ये के पहले भी हो सकता है बाद में हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एप्सिलॉन पहले भी हो सकता है बाद में हो सकता है, क्योंकि गुणा में है, गुणा में चाहे हम 2 गुणे 3 लिखें तो भी 6 आएगा, चाहे 3 गुणे 2 लिखें तो भी 6 आएगा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको निकालना है एप्सिलॉन मतलब विद्युतशीलता निकालनी है आपकी, और ये एप्सिलॉन नॉट का मान हमको पता होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ये चीज हमको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एप्सिलॉन नॉट का मान आपका होता है 8.854, 8.854 गुणे 10 की घाते -12 कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इस चीज का मान एप्सिलॉन नॉट का मान, अब यहाँ पे इस सूत्र मान रख दीजिए, एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान आपके पास क्या है, ये पूरा रख दीजिए 8.854 गुणे 10 घाते -12 गुणे, और के का मान आपके पास कितना है 80, कितना है 80। इन दोनों का आप गुणा कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो एप्सिलॉन बराबर इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 10 घाते -12 को रहने दीजिए, तो इसमें इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो तो जीरो आ जाएगा, 8 चौक 32 के 2 हाथ सिलावा 3, 8 पंचे 40, 3 43 हाथ सिलावा 4, 8 64, 4 68 की 8 हाथ सिलावा 6, 8 8 64 6 70। पीछे से कितने अंक पहले दशमलव लगा हुआ है, 1 2 3 अंक पहले दशमलव लगा हुआ है, तो 1 2 3 अंक पहले दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे 10 की घाते -12 लिख देंगे। बस इतना ही आपको समझना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका क्या होता है आपका, इसका मात्रक लिख लीजिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये पूरा आपका आ गया आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद विद्यार्थियों, इसमें अभी हमने परावैद्युतांक पढ़ा, क्या पढ़ा था, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक में कुछ नोट भी हैं, उन नोट को हम पहले देख लेते हैं, एक दो नोट है। नोट करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट है कुछ। पहले नोट लिखिए, किसी भी पदार्थ का परावैद्युतांक हमेशा क्या होता है, एक से अधिक होता है। हमेशा किसी पदार्थ का परावैद्युतांक हमेशा क्या होता है, एक से अधिक होता है। एक से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। और दूसरा नोट आपको लिखना है कि धातु किसका, धातु का परावैद्युतांक, धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। इन दोनों चीजों, दो नोट हैं आपके पास, दो चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
विद्यार्थियों अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक आपका है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत देखिए क्या बोलता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, कोई एक स्थिर बिंदु आवेश, मान लीजिए एक स्थिर बिंदु आवेश है आपके पास Q1। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के कारण, क्या बोल रहा है, अन्य बिंदु आवेशों के कारण। तो ये अन्य बिंदु आवेश मान लीजिए Q2, Q3, Q4, Q5 और यहाँ तक डॉट डॉट कहाँ तक Qn तक है, बहुत सारे बिंदु आवेश है। ठीक है, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, मान लीजिए इन पर कोई बल लग रहा है, इस पर, इसके बीच में मान लीजिए एक बल लग रहा है आवेश Q1 पर, Q2 के कारण F12 बल लग रहा है इसमें, इसमें मान लीजिए F कौन सा बल लग रहा है, F13 बल लग रहा है। अब इस Q1 पर, मतलब Q1 पर Q3 के कारण लगने वाला बल F13 बल, इसमें लग रहा है F14 बल, इसमें F15 बल लगेगा और इसमें मान लीजिए F1n बल लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मान, ये सारे बल लग रहे हैं इसमें। ठीक, तो किसी बिंदु आवेश पर अन्य बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के क्या होता है, इन सभी के सदिश योग के क्या होता है, बराबर हो जाता है। इन सब का योग कर देंगे। ठीक है, किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी बल F1 अलग अलग बिंदु आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के, इन सभी के बलों के सदिश योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही आपका बोलता है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये चित्र में लिखा हुआ है, इस चीज को हम थोड़ा सा हिंदी में लिखते हैं और उसको पूरा सॉल्व करते हैं, कैसे क्या लिखा हुआ है इसको गणितीय रूप में बनाते हैं। ठीक है, माना किसी बिंदु आवेश, माना बिंदु आवेश Q1 पर किसी बिंदु आवेशों, किसी बिंदु आवेश Q1 पर आवेशों के निकाय, आवेशों के निकाय Q2, Q3, Q4, Q4n तक, Q5 डॉट डॉट कहाँ तक, Qn तक। माना किसी बिंदु आवेश Q1 पर आवेशों के निकाय Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Q1 के कारण लगने वाला बल कितना हो, मान लीजिए Q1 पर Q2 के कारण F12, क्योंकि F बल जो है सदिश राशि है इसलिए हम वेक्टर लगा सकते हैं। ठीक है, F12, F13, F14 डॉट 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 कहाँ तक, F वेक्टर 1n हो। तो अब बिंदु आवेश Q1 पर आवेशों के निकाय, इन सब के कारण लगने वाला बल F12, F13, F14, F15 और F1n हो। तो इस पर लगने वाला कुल परिणामी बल, तो Q1 पर लगने वाला कुल परिणामी बल, इस पर कुल बल हम मान लेते हैं F1 है, कितना है, F1। तो कुल बल F1 बराबर कितना हो जाएगा, इन सब के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इन सब का योग कर देंगे, F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर डॉट 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 F1n वेक्टर। तो इन सब के सदिश योग के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इन सब का हम मान भी रख सकते हैं, हम मान रख के दिखाते हैं, ये आपको मिटाते हैं इसका हम। ठीक है, अब देखिए कूलाम के नियम से हमने क्या पढ़ा था, F1 तो हम इधर लिख देते हैं, कूलाम बल। ठीक है, कूलाम के नियम से हमने क्या पढ़ा था, F बराबर क्या होता था कूलाम के नियम में, कूलाम के नियम में यहाँ पे लिख देते हैं, F बराबर आपका होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था। ठीक है, तो इस F12 की जगह भी हम कूलाम के नियम का यूज करेंगे, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो यहाँ पे देखिए क्या होता था, सो हमने वो मिटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, Q1 एक आवेश था। ठीक है, यहाँ पे Q2 कारण था, Q3 के कारण था, Q4 के कारण था, ये डॉट 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 क्या था यहाँ पे Qn। इसके बीच की दूरी को हम R12 वेक्टर मानते हैं, इसके बीच की दूरी को R13 मानते हैं, इसके बीच की दूरी को वेक्टर नहीं लगाते, R14 मान देते हैं, इसको R1n मान देते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी के। ठीक है,
इस पर बल हमने F1 माना था, इसमें F12 माना था, तो फिर हमने ये सब लिख दिया बल, ठीक। अब इसका सूत्र लगाएंगे। F1 बराबर क्या हो जाता है आपका, F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता था सूत्र में, ठीक है। तो Q1 Q2 क्या हो जाएगा आपका, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी को हम R12 मानते हैं, क्या मानते हैं, R12, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F13 के बारे में लिखेंगे 13, तो Q3 आ जाएगा, Q1 Q3 हो जाएगा, क्योंकि F13 पहले पर तीसरे कारण बल जो लगेगा, तो F पहले Q1 और फिर तीसरे पर Q3 लगेगा, और R13 दोनों के बीच की दूरी, स्क्वायर लगा देंगे, ऐसे डॉट 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 करते जाएंगे कहाँ तक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और लास्ट में ये कौन सा है, Qn है, कौन सा है, Qn अपॉन R1n स्क्वायर। तो ये सारी चीजें हो गई। देखिए 1/4 Q1 यहाँ पे है, 1/4 Q1 सब में सेम आ रहा है, ये सारी चीजें जो सेम आ रही है उसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन के रूप में ले लेंगे, ठीक है। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 सहित कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ पे Q1 इतना कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, प्लस ये कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, Q3 अपॉन R13 स्क्वायर, प्लस डॉट 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 Qn अपॉन R1n स्क्वायर, ये हमारे पास बचा कॉमन के रूप में, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, F1 बराबर, इसको लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस चीज को हम लिख सकते हैं सिग्मा R बराबर 2, सिग्मा आर बराबर 2 से n तक, ठीक है। क्यू आई, ये क्यों लिख रहे हैं हम बताते हैं अभी, ठीक। क्यू आई अपॉन R1 आई का स्क्वायर, ये चीज हम इसको लिख सकते हैं। देखिए ये चीजें हम बार बार लिखने की अपेक्षा, इसको बार बार लिखने की अपेक्षा हमने यहाँ पे लिख दिया सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है योग, इन सब का योग करते जाना, इसलिए हमने इसको लगा दिया यहाँ पे सिग्मा का प्रयोग कर दिया, ठीक है। आर बराबर 2 से क्या लेना है, n तक, जहां जहां इसमें आर है, आर बराबर नहीं, यहाँ पे आई बराबर होगा, सॉरी क्या होगा, देखिए यहाँ पे आई बराबर कहाँ से लेना है, 2 से n तक, यहाँ पे जहां पे भी आई का प्रयोग है, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, यहाँ पे 3 आर बराबर 2 से n तक लेना है, 2 रखेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, फिर 3 रखेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो और मिल जाएगा, और फिर n रखेंगे लास्ट में तो हमको ये वाला मिल जाएगा। तो इसको हम शॉर्टकट में लिखने का तरीका है ये सारी चीजें, ठीक है। तो यही आपका पूरा क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको समझ गए होगी, एक बार और देख सकते हैं आप, आपको ध्यान में आ जाएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।